Yes, hello students. We have few doubts. We are going to discuss few doubts. First, uh, 1 mole of KMnO4 oxidizes 1.67 moles of Mx positive. M is unknown metal and unknown species कुछ भी है, we don't know what is it. ठीक है, क्वेश्चन में एम एक्स पॉजिटिव लिखा और इसका स्टेट भी अननोन है, एक्स पॉजिटिव लिखा है, इट इज़ अननोन टू MO3 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। यस, अब ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्व करना हो या कुछ भी सॉल्व करना हो, हमारे पास दो ही मेथड है, मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट। तो पहले हम क्या करते हैं, इसे इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सॉल्व कर लेते हैं। उसमें हमें ना रिएक्शन लिखना होता है ना कुछ लिखना होगा, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कंसेप्ट के बेस पर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। और क्या लिखते हैं हम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, क्योंकि ये रिएक्ट कर रहा है, इक्वल टू किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Mx पॉजिटिव, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल। ग्राम इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, और इसके भी नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, क्योंकि दोनों की सेम ही टर्म्स में गिवन है। इसके 1 मोल और एन फैक्टर 5। अब आप कहेंगे 5 क्यों, एसिडिक मीडियम, ऑब्वियसली इन एसिडिक मीडियम KMnO4 का एन फैक्टर क्या होता है, 5 होता है, फिक्स है। तो 1 इंटू 5 इक्वल टू, इसके मोल्स कितने हैं, 1.67 इंटू एन फैक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम एन फैक्टर सॉल्व कर लेते हैं। एन फैक्टर इक्वल टू, ये क्या होगा, 5/1.67, ठीक है। और ये अप्रोक्स 3, और हमें इंटीजर ही लिखना पड़ेगा क्योंकि एन फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर इस केस में इंटीजर ऑप्शंस में इंटीजर ही गिवन है, तो इसलिए अप्रोक्स 3 ही आएगा। 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, नेगलेक्ट कर देंगे डेसिमल्स को और वैल्यूज़ को डेसिमल के बाद की, तो 3 ही आएगा, ठीक है। तो ये एन फैक्टर, अब एन फैक्टर आपको क्या बताता है, एन फैक्टर इज़ द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। एन फैक्टर क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। यानी कि एन फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर फाइनल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इनिशियल, और आंसर पॉजिटिव ही आना है। आपको बताया था एन फैक्टर नेवर बी नेगेटिव, मतलब वो तो पॉजिटिव ही आएगा, जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। एन फैक्टर 3 है। फाइनल स्टेट क्या है, सॉल्व कर लेते हैं। ऑक्सीजन तो -2 होगा, तो m यहाँ पर क्या आएगा, 3 6 +5 आएगा, तो 5 माइनस एक्स, और इनिशियल कितना था, x है, तो ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया, 2, तो 2 आंसर आ गया इसका, ठीक। अगर ये तो था मोल कंसेप्ट, उसके इक्विवेलेंट कंसेप्ट के बेस पर हमें रिएक्शन भी नहीं लिखना पड़ा, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अगर हमें इसे मोल कंसेप्ट के बेस पर सॉल्व करना हो कि सर हम तो इसे मोल कंसेप्ट के बेस पर सॉल्व करेंगे, तो ठीक है, लिख लीजिए मोल कंसेप्ट के लिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें इक्वेशन लिखनी होगी, तो लिख लेते हैं KMnO4 प्लस Mx पॉजिटिव प्लस एसिडिक मीडियम गिव्स Mn2 पॉजिटिव। ये लिखवाया हुआ है आपको कि मैग्नीज +7 से +2 में कन्वर्ट होता है, और ये तो बताया हुआ है इन्होंने, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो 3 में, तो ये x पॉजिटिव से यहाँ पर +5, ठीक है। तो अब इसका एन फैक्टर लिखते हैं। इसका एन फैक्टर क्या है, डिफरेंस 7 और 2 का डिफरेंस 5। अब इसका एन फैक्टर लिखते हैं, ठीक। इसका एन फैक्टर क्या होगा, इसका भी डिफरेंस 5 माइनस एक्स, ये इसका एन फैक्टर है। और इसके एन फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इसके एन फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, और जब नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, तो डिवाइड बाय 5 माइनस एक्स, इसका एन फैक्टर लिखना होता है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, और जब इसके मोल्स लिखेंगे तो इसे इससे डिवाइड करेंगे, इसके एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो ठीक है। इसके मोल्स कितने दिए हुए हैं, 1/5 माइनस एक्स इक्वल टू, इसके मोल्स कितने दिए हैं, 1.67/5, तो ठीक है। क्या आ गया, 5 माइनस एक्स इक्वल टू वो आ जाएगा 3 आ जाएगा, और x इक्वल टू सॉल्व कर लीजिए, कितनी है वैल्यू, वही आंसर आएगा, ठीक है, सेम आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये दूसरा क्वेश्चन है। इन ए क्रोम प्लेटिंग प्लांट,
ठीक है। कोई एक प्लांट है, ठीक है, इंडस्ट्री है, मतलब प्लांट इंडस्ट्री, जिसमें क्रोम प्लेटिंग क्या होती है, जैसे जिंक का गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जिंक की प्लेटिंग करते हैं, मतलब एक मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल की कोटिंग करते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इट बाय द रिएक्शन और फ्रॉम एनी अदर अनडिज़ायर्ड रिएक्शंस, ठीक है, अनडिज़ायर्ड मटेरियल से प्रोटेक्ट करने के लिए इसको कोटिंग करते हैं। तो वही है, इन ए क्रोम प्लेटिंग प्लांट CrO4 नेगेटिव क्रोमेट आयन होता है CrO4, क्योंकि ये क्रोमिक एसिड का पार्ट है, ठीक है। आर प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर है मतलब जो उसे वॉश करने के बाद जाता है उसमें ये प्रेजेंट है। द क्रोमेट आयन आर रिड्यूस टू इनसोल्यूबल क्रोमियम हाइड्रोक्साइड होता है CrOH थ्राइस। अब इसे क्योंकि ये वेस्ट वाटर में ना जाए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये कुछ प्रॉब्लम डिसीज़ क्रिएट करे, इसलिए इसे रिमूव कर रहे हैं इंडस्ट्री में। कैसे रिमूव कर रहे हैं, उसमें हमने क्या ऐड किया, बाय द डाइथायोनेट आयन। ये डाइथायोनेट आयन है H2O4 नेगेटिव। डाइथायोनेट आयन क्या होता है, H2O4 नेगेटिव इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में इसको रिएक्ट कराते हैं, जिससे ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट, ठीक है, और ये खुद इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब वो कहता है कि 10 लीटर ऑफ वाटर रिक्वायर्स, 10 लीटर वाटर में रिक्वायरमेंट कितनी है, 522 ग्राम ऑफ Na2H2O4 की रिक्वायरमेंट है। यानी कि 10 लीटर वाटर में से जितना वेस्ट ये प्रेजेंट है, क्रोमेट प्रेजेंट है, उसे इनसॉल्युबल करने के लिए, यानी इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें इतना अमाउंट खर्च करना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी ऑफ, इसकी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी बतानी है, ठीक, और उसके बाद में बताना है आल्सो एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ Na2CrO4 इन ppm भी बताना, पार्ट्स पर मिलियन। अब इसे भी वही दो ही मेथड है सॉल्व करने के, ठीक है। तो यहाँ तो वैसे ऑलरेडी रिएक्शन लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल से भी कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो स्टेट लिख लेते हैं। यहाँ ये +6 है, यहाँ ये 4 8 और 6 +3 है, और यहाँ ये +3 है, और ये 6 और 2 +4, ये +4 है, ठीक है। तो हमने लिख लिया। अब चाहे तो हम इसका एन फैक्टर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका एन फैक्टर क्या होगा, 6 से 3 का चेंज कितना है, 3 का चेंज है, और यहाँ एन फैक्टर क्या होगा, 3 से 4 1 का चेंज, लेकिन 2 सल्फ़र हैं, एक सल्फ़र के लिए 1 तो 2 के लिए 2 का चेंज, तो इसका एन फैक्टर 3, इसका एन फैक्टर 2। तो ये नंबर ऑफ मोल्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो 2 मोल्स और 3 मोल्स होगा ये वाला, और एन फैक्टर तो लिख ही लिया हमने, तो हम ग्राम इक्विवेलेंट से कर लेते हैं। तो सीधा हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CrO4 नेगेटिव इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O4 नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने तो क्या यूज़ किया है, Na2H2O4 यूज़ किया है, तो इसलिए इसके प्लेस पर रिप्लेस्ड बाय Na2H2O4 लिख लेते हैं। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सोडियम का कोई रोल नहीं है। सोडियम इज़ यूज्ड ओनली टू बैलेंस द चार्ज। सोडियम केवल चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसे इक्वेशन में नहीं लिखा है, तो लिखे, लेकिन ये जो 522 ग्राम है ना, ये 522 ग्राम इस आयन का नहीं है, ये 522 ग्राम है Na2H2, यानी सोडियम को इंक्लूड करके ये वेट है, इसलिए इसे रिप्लेस्ड बाई इट इज़ रिप्लेस्ड बाई दिस, इसलिए रिप्लेस किया है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर उसमें से उसने सिर्फ आयन का मास दिया होता H2O4 नेगेटिव का, तब तो हम इसे ही लिखते हैं, लेकिन अभी हमें रिप्लेस करना है, और इस सोडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन तो सल्फर को करना है, सल्फर दोनों में प्रेजेंट है, इसमें भी इसमें भी, ठीक है, लेकिन वेट दिया हुआ है इसलिए सोडियम लेना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, ये तो क्या बताना है, मोलैरिटी की टर्म्स में बताना है, ठीक है। मोलैरिटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम ले सकते हैं इसे, ठीक है। वॉल्यूम 10 लीटर सीधा दिया हुआ है, ठीक है, तो सीधी मोलैरिटी आ जाएगी, ठीक। तो ऐसा भी कर सकते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, कि कितने मोल्स हैं कितने नहीं हैं वो भी सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं चलिए सोल्व करके, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल टू, अब इसमें तो इसका सीधा वेट दिया हुआ है, वेट मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब इसकी मोलैरिटी अननोन है, एन फैक्टर इसका कितना है 3, और वॉल्यूम कितना है 10 लीटर। अब ये नंबर ऑफ मोल्स कितना क्या होगा, वेट अपॉन मोलर मास, तो इसका मोलर मास लिख लेते हैं। मोलर मास कितना होगा इसका, सोडियम 2 हैं तो 46, सल्फ़र 64, और ये 64, तो 6 4 10 6 10 11 110 और 174
ठीक, इनटू एन फैक्टर, और इसका एन फैक्टर क्या है 2 है, ठीक है, इसका एन फैक्टर 2 है। तो अब हम देख लेते हैं मोलरिटी कितनी होगी, ये भी डिवाइड में चला जाएगा। देयरफॉर मोलरिटी इक्वल टू 522 इंटू 2 174 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है 17, ठीक है 73 आ जाएगा, 4 बार, ठीक है 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2/10, 2/10 मीन्स 0.2, तो 0.2 मोलरिटी। तो मोलरिटी तो इतनी हो जाती है। अब नॉर्मेलिटी कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू आपको लिखवाया था मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, तो मोलरिटी 0.2 और एन फैक्टर 3, तो 0.6, यानी 0.6 नॉर्मेलिटी आ गई। तो मोलरिटी 0.2, नॉर्मेलिटी 0.6, और आप इसे बैलेंस करके करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि आप इस 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके मोल्स को 2 से डिवाइड करेंगे और आप इसके मोल्स को 3 से डिवाइड करेंगे, तब भी वही आंसर आएगा। नंबर ऑफ मोल्स मोलरिटी इंटू वॉल्यूम की टर्म्स में वही आंसर आएगा, ठीक है। सेम ट्राई करके देखना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी का, ठीक, क्लियर। आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स भी सॉल्व कर सकते थे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर से नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व कर सकते थे, और वो नंबर ऑफ मोल्स किसमें प्रेजेंट है 10 लीटर में, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 10, आंसर क्या आ जाता, नॉर्मेलिटी, उसका मोलरिटी का आंसर। तो मोलरिटी का आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व करने के बाद भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्या फ़ायदा, 2 कैलकुलेशन करने से एक बार ही कर लिया मोल, वो तो ग्राम इक्विवेलेंट तो सभी के इसमें दोनों इक्वल ही हैं। अब हमें इसका तीसरा एक और सॉल्व करना है, उसमें बताना है, क्या बताना है, आल्सो एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ Na2CrO4 इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन ppm में हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है, Na2CrO4 इन ppm, ठीक। अब पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन का मीनिंग क्या होता है कि मैं लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ Na2CrO4 इन ppm। तो ppm में अगर हमें सॉल्व करना है तो इसका मीनिंग पार्ट्स पर मिलियन होता है, यानी वेट ऑफ Na2CrO4 अपॉन, वेट भी लिख सकते हैं या वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ml, या वेट ऑफ वाटर इन ग्राम, ठीक है, ये भी ग्राम में रहेगा, इंटू 10⁻⁶, ठीक है। चलिए तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। और वेट और वॉल्यूम हमने दोनों ही क्यों लिखे, वेट और वॉल्यूम, और दोनों में से कोई भी एक, वेट या वॉल्यूम, ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या बताया था आपको, 1 ग्राम पर ml, ये वाटर की हम डेंसिटी लेकर चलते हैं, ठीक है, 1 ग्राम पर ml, इसलिए हमने क्या किया, वॉल्यूम लिखा हो या वेट लिखा हो, रिजल्ट सेम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ppm ग्राम पर ml में भी होता है और ppm विदाउट यूनिट भी होता है, ठीक है। तो ग्राम पर ml भी वही होता है ppm, और विदाउट यूनिट ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी वही आंसर रहेगा। तो यूनिट लेस हो या यूनिट हो, तो यूनिट तो ग्राम पर ml और यूनिट लेस है तो कुछ है ही नहीं, तब भी ppm लिखा जाएगा, उसमें ग्राम पर ml लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि आपको बता दिया ml ग्राम ही होता है, 1 ml 1 ग्राम फॉर वाटर, फॉर वाटर की बात कर रहे हैं हम, ये 4H2O, ठीक है, किसी और के लिए नहीं। चलिए तो वेट ऑफ Na2CO3, अब वेट कैसे सॉल्व होगा, मोल से, ठीक है। तो जितने, अब इसका मोल्स सॉल्व कर लेते हैं, इसके कितने मोल्स होंगे यहाँ पर, ठीक है, और मोल्स से क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, क्योंकि मोलर मास से उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोलरिटी वगैरह, मोलरिटी को भी यूज़ कर सकते हैं। मोलरिटी का मतलब क्या होता है, 0.2 मोल्स इन 1 लीटर, 0.2 मोल्स इन 1 लीटर, ठीक है, 0.2 मोल्स किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर में प्रेजेंट है, तो आप सीधा सीधा यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। यही तो सॉल्व किया अभी हमने, 0.2 मोल्स, ठीक, ऑफ क्रोमेट, इसके 0.2 मोल्स हैं, और जितने इसके मोल्स होंगे उतने ही Na2CrO4 के होंगे, क्योंकि सोडियम का कोई रोल नहीं है, सोडियम तो केवल चार्ज को बैलेंस करने के लिए और कुछ नहीं है। जितने CrO4 उतने ही ये पूरा मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही प्रेजेंट है, एक में एक प्रेजेंट है, तो जितने ये होंगे उतने ही Na2CrO4 होगा, ठीक है। इसलिए आप सीधा सीधा 0.2 ml ले सकते हैं, ये 0.2 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में, 1 लीटर मतलब 1000 ml में, तो 1000 ml या 1000 ग्राम में 0.2 मोल्स हैं, ठीक है, 0.2 मोल्स, और 0.2 मोल्स हैं, तो हमारे पास में अगर मैं बात करूं तो वेट कितना होगा, तो मैं सीधा लिख देता हूं यहाँ पर, कंसंट्रेशन ppm का फॉर्मूला जो लिखा था वो वेट के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.2 मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, Na2CrO4 का मोलर मास देख लेते हैं। Na2CrO4 का मोलर मास क्या होगा, सोडियम तो होता है कितना
सोडियम दो सोडियम 46 हो जाएंगे, क्रोमियम होता है 54 और अप्रॉक्स 54 होता है, और ये हो गया 4 4 10 100 और 164, ये हो गया 164। ठीक है, तो 164 हो जाएगा डिवाइड बाय कितने में है ये, मोलरिटी का मीनिंग क्या होता है, पर लीटर है ना, 0.2 मोल पर लीटर। ठीक है, क्योंकि 10 लीटर को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं यहाँ पर, 10 लीटर से हमने पुट करके यहाँ पर सीधा सॉल्व कर लिया है कि उसकी मोलरिटी इतनी है। ठीक है, तो पूरे सॉल्यूशन की मोलरिटी आ गई, और मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर होता है, यानी पर लीटर मतलब 1000 ml। तो 1000 ml में ये इतना प्रेजेंट है, तो 1000 ml में अगर इतना प्रेजेंट है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं इसे, 1 0 आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 पावर कम हो जाएंगी, 2 बच जाएंगी, तो 16 8 और 2 32, 2 328 और 2 0। ठीक है, तो 32800 ppm पार्ट्स पर मिलियन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, मोलैरिटी से सीधा ये सॉल्व कर, आप मोलैरिटी से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, दोबारा से लिखेंगे, इसे दोबारा लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या मोल्स के बेस पर सॉल्व कर लेंगे कि अगर इसके इतने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, मतलब ये 3 मोल्स हैं तो इसके 2 मोल्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसके 522 डिवाइडेड बाय दिस वन, जो भी हमने वेट लिया है इसका 174, उसमें कितने मोल्स होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ इसके इतने मोल्स हैं, इसके इतने मोल्स हैं, तो उसे मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे इसके मोलर मास से, जिससे वेट आ जाए। ठीक है, और वेट डिवाइडेड बाय 10 लीटर, फिर यहाँ 10 लीटर लेंगे, तो 10 लीटर आंसर वही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले से 10 से डिवाइड कर दिया है। ठीक, यहाँ पर आप 10 लीटर यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्टार्टिंग से सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर आएगा, आप यहाँ से सॉल्व करोगे तब भी वही सेम आंसर, ये 32800 ppm ही आएगा। ठीक है, क्लियर, तो यही होता है, ध्यान रखना। हार्डनेस वाटर की भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर की कोई नो क्वेश्चन मिल सकता है आपको, आपसे पूछ सकता है डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर का मतलब ये होता है, उसे सॉल्व करते हैं वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय वही वॉल्यूम या वेट इन ग्राम इंटू 10⁻6। ठीक है, क्लियर, तो मैं लिख देता हूँ इसे। मैं न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कोई एक न्यूमेरिकल पीपीएम का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर से रिलेटेड तो डिस्कस भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 ml ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ 0.25 m K2Cr2O7, यानी 50 ml एसिडिक सॉल्यूशन है किसका, 0.25 m K2Cr2O7 का, इसे 30 ml ऑफ 0.4 m K2C2O4 और 120 ml ऑफ 0.2 m Fe2 पॉजिटिव आर एडिड टू, यानी इसके साथ मिक्स कर दिया तीनों को एक कंटेनर में। अब एक कंटेनर में जैसे एसिड बेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं साइमल्टेनियसली, इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। अब वो कह रहा है कंप्यूट द मोलैरिटीज़ ऑफ Fe3 पॉजिटिव। ऑब्वियसली जब ऐड करेंगे तो रिएक्शन तो हो गई, मैंने भी कहा ये ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा कोई रिड्यूस होगा, तो K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये ऑक्सीडाइज करेगा 3+ में, एंड Cr2O7 2 नेगेटिव आयंस इन द फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन मतलब आफ्टर द रिएक्शन। फाइनल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, आफ्टर रिएक्शन। फाइनल सॉल्यूशन का मीनिंग है आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या अब इसे ग्राम इक्विवेलेंट से सॉल्व करें या रिएक्शन से सॉल्व करें। एक बार रिएक्शन तो लिख ही लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर होगा K2Cr2O7 reacts with K2C2O4 एज वेल एज विद आयरन 2 पॉजिटिव, और मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम। प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको बताया हुआ है, क्रोमियम ऑलवेज क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट होता है, और यहाँ ऑक्सीलेट का कार्बन किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, और आयरन किस में कन्वर्ट होता है, वो तो ऊपर लिखा ही है 3 पॉजिटिव में, और वैसे भी बताया हुआ 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ क्रोमियम +6 है, कार्बन +3 है, आयरन +2 है, यहाँ क्रोमियम +3, कार्बन +4 और आयरन +3। तो इससे हमें क्या सॉल्व करने में, एक तो बैलेंस करने में हेल्प मिलेगी अगर हमें बैलेंस करना है, और या फिर हमें क्या सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा, एन फैक्टर, क्योंकि एन फैक्टर ही से सॉल्व होगा। अब ये अकेला ये एक, मैंने कहा था ना जनरल रिएक्शन में एक रिड्यूसिंग एजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन यहाँ क्या है, 1 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जबकि ये दोनों क्या हैं, 2 रिड्यूसिंग
एजेंट, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऐसा हो सकता है न्यूमेरिकल में दो दो रिड्यूसिंग, तीन तीन रिड्यूसिंग, या दो ऑक्सीडाइजिंग दो रिड्यूसिंग, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये तो प्रीवियस में तो जनरल था, एक 1:1 था, ये 1:2 है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये अकेला इन दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर एंड पॉइंट आ जाएगा, अगर ये कंप्लीटली यूज़ हो जाएगा तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। और अगर एंड पॉइंट नहीं होगा, मतलब इक्वलेंस पॉइंट आने के बाद भी अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कुछ बच जाएगा, ये अमाउंट बच जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि दोनों इक्वल, क्योंकि उसने पूछा है ना Cr2O7 2 नेगेटिव आयन इन द फाइनल सॉल्यूशन, इसका मतलब ये बच रहा होगा, रिमेनिंग होगा। तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है, K2Cr2O7 इक्वल अमाउंट है या नहीं। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2C2O4। क्यों? क्योंकि इसके साथ रिएक्ट कर रहा है प्लस। अब प्लस क्यों लिखा? क्योंकि ये एक के साथ नहीं कर रहा है, ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। इट इज़ द ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखवाया हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव, दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं वैल्यूज़, तो इसका मतलब है कि सब कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, देयर इज़ विल बी नो K2Cr2O7। तो देखते हैं, ये होगा 50, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, आपको पता है इसका 6 होता है, +3 से +6 से +3 है, और 2 के लिए क्या होगा 6, और इसका एन फैक्टर क्या होगा 2, और इसका एन फैक्टर क्या होगा 1 इंटू 0.25, और ये कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना है 30 इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻3, और एन फैक्टर कितना है इसका 2, प्लस ये कितना है 120 10⁻⁻3, एन फैक्टर 1, और 0 पॉइंट कितना है 2, ठीक ये है। तो अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। तो ये 50 6 30 150, ये हो जाएगा 2 डेसिमल हटाकर यहाँ इसे 5 कर देते हैं, ठीक है। और $7500 इंटू 10⁻⁻5, या ये हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इक्वल टू, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल 0 से ख़त्म हो जाएगा, 4 12 दूनी 24, 24 इंटू 10⁻⁻3 प्लस, और ये डेसिमल 0 से कंप्लीट 24 इंटू 10⁻⁻3। तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। राइट हैंड साइड केवल 48 इंटू 10⁻⁻3 है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड 75। इट मीन्स, ठीक, इट मीन्स सम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 remains unreacted in the final सॉल्यूशन, ठीक है। कुछ बच जाएंगे, ऑब्वियसली सामने दिख रहा है कि इक्वल नहीं है, अभी तक तो हम चेक कर रहे थे कि इक्वल है या नहीं है। मैंने पहले कहा था अगर इक्वल है तो इसमें ये बचेगा नहीं, कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है तो बच जाएगा, क्योंकि ये कम है ना राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज़ ओनली 48 इंटू 10⁻⁻3, राइट हैंड साइड केवल 48 है, लेफ्ट हैंड साइड 75 है, इट मीन्स ये ज़्यादा है। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? जो कम अमाउंट में कम होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, राइट हैंड साइड विल कम्प्लीटली कंज्यूम, और यानी मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इन मोर अमाउंट, इट कम्प्लीटली रिड्यूस इट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज द दीज टू स्पीसीज, completely oxidize these two species and remaining a few amount of few amount of K2Cr2O7 remaining in final solution। उसमें भी कुछ बच जाएगा, कितना बच जाएगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं। remains unreactive कितना होगा 75 इंटू 10⁻⁻3 माइनस 48 इंटू 10⁻⁻3 इक्वल टू कितना हो गया, ये 15 8 7 15 और 2 27 इंटू 10⁻⁻3
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इतने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसके अभी बचे हुए हैं। ठीक है, किसके? K2Cr2O7 के। तो अब 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या बताना है? आयरन 3 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव की मोलरिटी। और ठीक है, तो मोलरिटी क्या होता है? चलो लिख लेते हैं, आयरन 3 पॉजिटिव, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयरन 3 पॉजिटिव इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है? 24 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, लिखा हुआ था अभी, देखो अभी सॉल्व किया, 24 इंटू 10⁻⁻3 इक्वल टू मोलरिटी अननोन है, और एन फैक्टर 1 इसका, और वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम है फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ? ज़रा ध्यान से देखिए, 50 ml पहले था, मतलब K2 इसका, 30 ml दूसरा, और 120 ml तीसरा। तीनों को एक ही कंटेनर में क्या किया? ऐड टुगेदर किया है ना। इसका मतलब 50 + 30 80, और 80 120 कितना हो गया? 200। 200 इंटू 10⁻⁻3, ये इससे कैंसिल आउट। m इक्वल टू 24/200। ठीक, और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जितना आ जाएगा। ये तो हो गया किसका? आयरन 3 पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं किसकी? K2Cr2O7। ठीक है, या लिखा होगा Cr2O7 2 नेगेटिव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम है। ठीक, तो सेम अब वही लिखेंगे, नंबर ऑफ रिमेनिंग ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक, इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम फाइनल। ठीक, चलिए, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने बचे हुए हैं? 27। अभी तो हमने सोल्व किया कि 27 इंटू 10⁻⁻3 बचा हुआ है। मोलरिटी अननोन है, एन फैक्टर अभी बताया था इसका 6 होता है, और फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ था? 200 इंटू 10⁻⁻3। एम की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए, 27, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 27/1200, इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों आंसर मैंने वैल्यू नहीं लिखी है, ये 12 मतलब 0.12 समथिंग कुछ आ जाएगा, देख लेना, वो डिवाइड करके, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 12 दूनी 24 0.0225 समथिंग कुछ वैल्यू आ जाएगी, वो देख लेना, डिवाइड करना वो तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद कहता है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 ml ऑफ द एसिडिफाइड 3NH2O2 इज रिएक्टेड विद KMnO फॉर सॉल्यूशन। 200 ml है, एसिडिफाइड है, तो आपको पता है ये ऑब्वियसली एन फैक्टर क्या होगा इसका, KMnO, और H2O2 का एन फैक्टर आपको जरूरत भी नहीं है, वैसे बताया हुआ है 2 होता है, फिर भी यहाँ नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी में एन फैक्टर ऑलरेडी इंक्लूड होता है। टिल देयर इज़ ए लाइट टिंज ऑफ द पर्पल कलर, यानी जब तक पर्पल कलर गायब नहीं हो जाता, लाइट नहीं हो जाता, डिसअपेयर नहीं हो जाता है, तब तक वो एसिडिफाइड यानी रिएक्शन चलता रहता है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस एट STP। तो यहाँ पर एक्चुअल में रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है KMnO4 H2O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम। एज रिएक्शन नहीं भी लिखेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसिडिक मीडियम में 2+ बनता है, और ऑब्वियसली जब ये +3 से ये क्या हुआ? रिड्यूस हुआ है, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज, तो -1 से क्या बनेगा? O2 बनेगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब या तो इसे बैलेंस करो, इतने पार्ट को, ठीक है, जितना पार्ट ये लिखा हुआ है, मतलब इन दोनों को और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इसका एन फैक्टर लिखना पड़ेगा, ये 5 और इसका एन फैक्टर 2। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, इसे 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। ठीक है, और ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ ये 2 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करने पर 5, वैसे ही राइट में ये 2 और ये 5, क्योंकि इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप इसे ऐसे बैलेंस भी कर सकते हो, और अगर आप रिएक्शन ही नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सीधा क्या करेंगे? आप सीधा H2O2 के ग्राम इक्विवेलेंट को किसके इक्वल लिखेंगे? O2 के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास दोनों मेथड है, मैं दोनों से सोल्व कर देता हूँ। पहले बैलेंस कर लिया है तो बैलेंस के बेस पर सोल्व कर लेते हैं। 5 मोल्स और ये 5 मोल्स, यानी कि जितने इसके मोल्स होंगे, H2O2 के मोल्स होंगे, उतने ही मोल्स O2 के होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, दोनों के मोल्स इक्वल होंगे। ठीक, और नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन है। ठीक, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मेलिटी को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे? नॉर्मेलिटी मोलरिटी नंबर ऑफ उस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की टर्म्स में। चलो
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स में पता करना है, एन फैक्टर 2 है और नॉर्मेलिटी कितनी है इसकी 3, और वॉल्यूम कितना है 200, बट वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 100 हो गया, 100 से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 0.3 नंबर ऑफ मोल्स 0.3 आ गया। ठीक है, 0.3 मोल्स। तो इसका मतलब है देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स O2 भी क्या हो गया 0.3। ठीक है, और वॉल्यूम एट STP क्या होगा 0.3 इंटू 22.4 यानी कि 6.72 लीटर। ठीक है, यही होता है ना STP पर वॉल्यूम जो होता है, एक 1 मोल का कितना होता है, 1 मोल का 22.4 लीटर, और हमारे पास कितने हैं 0.3 मोल्स। तो हमने क्या किया, हमने दोनों के बैलेंस करने के बाद लिख लिया। और ये मैंने आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मोलैरिटी सॉल्व कर लो, मोलैरिटी से सॉल्व कर लो नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मोलैरिटी से सॉल्व करके। ठीक, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी 3, मोलैरिटी अननोन, एन फैक्टर 2, देयरफॉर मोलैरिटी 1.5, इतनी मोलैरिटी आ गई। और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 1.5 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये 0.3 ही आने वाला है, 0.3 मोल्स ऑफ H2O2, मोल्स ऑफ H2O2। ठीक है, और इतने मोल्स H2O2 हैं तो इतने ही मोल्स किसके होंगे O2 के होंगे, रिजल्ट फिर वही सेम आएगा। तो आप कैसे भी सॉल्व करो, ऐसे सो लिख कर सॉल्व करो, आप पहले नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी, मोलैरिटी को नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स से जैसे भी जाओ, वे डिफरेंट होंगे, टारगेट एक ही होगा। ठीक है, प्लेस एक ही होगा जहाँ पर आप पहुँचोगे अगर कैलकुलेशंस करेक्ट हैं। और ग्राम इक्विवेलेंट से भी कर सकते हो, आप इक्वेशन भी नहीं लिखना चाहते हो तो सीधा H2O2 है और हमारे पास क्या बना O2 बन रहा है। ठीक है, तो ठीक लिख देते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2। ठीक है, इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, और इसका होगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। ठीक है, इसकी नॉर्मेलिटी 3 है, वॉल्यूम 200 इंटू 10⁻⁻3, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें अननोन है। अब O2 का एन फैक्टर, इस हमें पता है कि H2O2 से O2 बनता है, H2O2 से O2 बनेगा, इतना तो हमें पता है, इसी से ही बनेगा। तो ठीक है, O2 का एन फैक्टर ये 0 और यहाँ पर माइनस, हम मतलब रिवर्स भी एन फैक्टर सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि लेफ्ट टू राइट ही हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट का एन फैक्टर सॉल्व करना है तो रूल वही है, 0 से -1 है, 0 से 1 एक डिफरेंस है, मतलब बने ना बने इससे कोई मतलब नहीं है कि वो प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा, ये तो प्रोडक्ट है, ये कैसे नहीं, एन फैक्टर सिर्फ डिफरेंस होता है। तो इसके और इसके स्टेट का डिफरेंस 1 है, और यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 2 के लिए कितना डिफरेंस होगा 2 होगा, तो एन फैक्टर 2 ही आएगा इसका। तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल सॉल्व कर लो, 2 से ये कैंसिल आउट 100 से ये कैंसिल आउट 0.1, यानी n इक्वल टू 0.3, तो मोल्स 0.3 आ गए। देयरफॉर वॉल्यूम एट STP वही होगा 0.3 इंटू 22.4 लीटर, यानी 6.72 लीटर। ठीक है, तो आंसर सेम आना है, आप चाहे किसी भी मेथड को यूज़ करो, बस मेथड करेक्ट होना चाहिए, डेटा हमारा कैलकुलेशंस करेक्ट होने चाहिए, फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए, आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन कोई हैं आपके डाउट हैं सेंड करिए उसे। ठीक है, हम इसी तरह से उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी का भी डाउट होगा मैं ऐसे ही डिस्कस करूँगा उससे, जिससे क्या होगा दूसरे को भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, या उसका डाउट होगा तो उसके लिए भी क्लियर, या उसका आने वाला डाउट होगा, मान लो ये वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा आ गया उसका डाउट, तो वो देख सकता है सर। ठीक है, इसीलिए क्लियर। चलिए, गुड डे।